Students, reply. Okay, very good morning to all. Good morning, sir. बहुत क्विकली आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। आपको हमने थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं दिया क्योंकि हमको खुद ब्रेक नहीं मिला, तो हम आपको कहां से ब्रेक दे दे। कोविड ने हमको फास्ट काम करना सिखाया है, सेफ काम करना सिखाया है, और कोविड ने यूनिवर्सिटी को सिखाया है कि बिना गैप के आप इमीडिएटली सेमेस्टर 2 स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये गैप को हमको आगे तक कम करते हुए जाना है। जो आपके सेशन में गैप आया है, जो सेशन जुलाई में शुरू होने वाला था वो फरवरी में हुआ है, तो जुलाई से फरवरी तक अगर आप काउंट करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 से 8 मंथ का जो डिले आ गया है वो आपको 4 सेमेस्टर में कवर करते हुए जब आप फाइनल ईयर निकलेंगे तब आप एट पार रहे, आपको कोई नुकसान ना हो इस कोविड की वजह से। ये देखते हुए धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, आपके जो वेकेशन टाइम है वो कम करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो बीच का एक वेकेशन टाइम था उसको हमने कम कर दिया। वी हैव इमीडिएटली स्टार्टेड योर सेकंड सेमेस्टर। नाउ एनीवन, एनी स्टूडेंट, कैन यू टेल मी what is the name of this subject which I am going to teach under the heading of physics? Advanced engineering. Say again, advanced engineering materials, right? So in this semester the name of our subject is advanced engineering material. Of course it is the core part of physics. Physics का core part है, क्योंकि जब तक आप मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे तब तक उसका एप्लीकेशन समझना डिफिकल्ट है। मैं इंग्लिश में एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं आप सबके लिए कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ब्रिंग्स आउट न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाए तो मटेरियल के प्रॉपर्टी को चेंज करके, मटेरियल के प्रॉपर्टी को ऑल्टर करके या मटेरियल के प्रॉपर्टी को कंबाइन करके ही आप नया टेक्नोलॉजी फॉर्म कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर सो इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज आगे जाके यू टॉक ऑफ टेक्नोलॉजी, सो देयर आर टू टेक्नोलॉजीज, वन इज मटेरियल रिलेटेड टेक्नोलॉजी, अनदर वन इज स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी, दैट मींस मटेरियल लेस, जो हम वायरलेस की बात कर रहे हैं। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली द टेक्नोलॉजी इज गोइंग वायरलेस। बट आप भी सोचो, मटेरियल वर्ल्ड में हर कुछ वायरलेस थोड़ी ना हो सकता है। कम्युनिकेशन वायरलेस हो सकता है, डेटा वायरलेस हो सकता है, द प्रोसेस वायरलेस हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जिसके साथ हम डील करेंगे वो कैसे वायरलेस होगा, उसके लिए तो मटेरियलिस्टिक, बट आपको मैटर चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा। आप वायरलेस खाना तो नहीं खा सकते हो, आप वायरलेस कपड़े तो नहीं पहन सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ कपड़ा वायरलेस हो सकता है, बट कपड़ा तो मटेरियल रहेगा ना। सो दुनिया में देयर विल बी ऑलवेज टू पोर्शंस, एक मटेरियल वाला और एक विदाउट मटेरियल वाला। विदाउट मटेरियल वाला मींस यूजिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी, द स्पेस अराउंड यू, जितनी एनर्जी आपके पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, इसको यूज करके। और दूसरा है मटेरियल। सो मैनिफेस्टेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी इवॉल्व्स न्यू टेक्नोलॉजी। उसी के बेसिस पे हमने ये नया वाला सिलेबस बनाया है, नया चैप्टर आपके लिए तैयार किया है, नया पोर्शन आपके लिए तैयार किया है वही बेसिक फिजिक्स, नाम नया है, अप्रोच थोड़ा सा नया रहेगा। सो वंस अगेन, द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट इज नॉट फिजिक्स 2, द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट इज एडवांस्ड इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी में काम आता है, ऐसे मटेरियल्स जिसके आपको माइन्यूट डिटेल्स पढ़ने हैं, अंदर की एक्टिविटी पढ़नी है, माइक्रो लेवल एक्टिविटीज पढ़नी है, ताकि आपको उसका टेक्नोलॉजी समझ में आए। एंड द फर्स्ट टॉपिक, metals, conductivity in metals. Do you have syllabus with you? बेटा आप लोगों के पास सिलेबस है सेकेंड सेम का? स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग टू यू। अभी है आपके पास? देखो व्हाट्सएप ग्रुप में भी होगा आपके पास सेकेंड सेम का सिलेबस। वो तो फर्स्ट सेम के साथ ही हमने भेजा था, वो एक साथ सिंगल डॉक्यूमेंट है, अटैच्ड है। So do you have second sem syllabus? Yeah. Anyone? Please quickly respond. Section D. Section D, quickly respond. Yes. Do you have that?
है या नहीं है, जल्दी बताओ ना बेटा। यस सर। अभी है आपके पास, अभी पढ़ सकते हो वो सिलेबस को? आई ऑल्सो हैव दी, बिकॉज मैं तो मोबाइल से क्लास ले रहा हूं, तो मेरे पास भी सिलेबस है, बट दैट सिलेबस इज इन व्हाट्सएप, तो आई कैन नॉट स्टॉप द क्लास एंड रीड द सिलेबस। तो आपको कोई मुझे हेल्प कर पाएगा सिलेबस रीड करने में, फर्स्ट यूनिट का सिर्फ? यस, मतलब मैं ऐसे इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूं, ऐसे टू बी इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूं जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस मुझे नहीं बता पा रहे। तो स्ट्रेंज हो गया, इतना समय लग रहा है कि भाई सिलेबस के लिए, जो सिलेबस आपके पास आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे से फास्ट तो आप लोग होने चाहिए। हेलो सर। यस सर पहला है वेव ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद है बेटा, क्वांटम। ये तो आप तो फर्स्ट सेमेस्टर का बात कर रहे हो ना, वी आर इनटू सेकंड सेमेस्टर। सर पर सेकेंड सेमेस्टर का दिया नहीं ना सर हमको। उसी को कंटिन्यू करिए ना आप नीचे, उसी को कंटिन्यू करिए, उसी को आप कंटिन्यू करिए। सर फर्स्ट है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। Right, right, of course. Read the name of this, name of the subject. What is the name of the subject? Advanced Engineering Materials. पढ़ा? यस सर। Read. I am waiting. देखो, अब मुझे तो कभी भी समझ में नहीं आया कि why do you say it takes so much of time? Sir, the file is not opening, sir. क्या ओपन नहीं हो रहा है? सर जो पीडीएफ है ना सेमेस्टर का, वो ओपन नहीं हो रहा सर। मतलब आप यूनिवर्सिटी से साइट से चेक कर रहे हैं क्या? नो सर, आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था ना सर, वो ओपन ही नहीं हो रहा सर। ग्रेट, मैंने अभी डाउनलोड भी कर लिया है और मैं आपके लिए पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एडवांस्ड इंजीनियरिंग मटेरियल्स, टोटल क्रेडिट 3, सब्जेक्ट कोड है BSE2 एंड 2T, दैट इज सेकेंड थियरी। आपके लेक्चर से 2 आवर्स पर वीक, ट्यूटोरियल है 1 आवर पर वीक, मतलब टोटल आपके 3 क्लासेस होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी का आवर भी दिया है, तो इस साल आपको काफी एक्टिविटी हम करवाएंगे इस सेमेस्टर में। एग्जामिनेशन स्कीम ये है कि आपका थियरी होगा 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स इंटरनल रहेंगे उस थियरी के, मतलब टोटल 100 मार्क्स। और यूनिवर्सिटी एग्जाम वैसे प्रिंटेड है 3 आवर्स का, बट ड्यू टू दिस चेंज कोविड के कारण वो आपकी जो थियरी है वो जैसे अभी तक होती आई है वैसे ही होगी। 40 क्वेश्चन एंड 1 आवर वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर ही चलेगा, वैसे ही आपका एग्जाम होगा। बट इस बार हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो 6 हैं, लेकिन उनके कंटेंट कम है क्योंकि आपके पास समय कम है सेमेस्टर 2 में। सो फर्स्ट यूनिट 12 मार्क का है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। मुझे सिर्फ 6 घंटे मिले हैं इसको पढ़ाने में, तो जस्ट इमेजिन कितने फास्ट मुझे ये चीज पढ़ानी है। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड का फर्स्ट टॉपिक है बेसिक आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। बेसिक आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल, मतलब मेटल्स के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, उनके मूवमेंट के कंडीशंस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, ये सारे आपको पता चलने वाले हैं इस टॉपिक में, बेसिक आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। फिर आता है एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब मेटल के अंदर की जो कंडक्टिविटी है उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, मेटल्स के अंदर की कंडक्टिविटी। देन
फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। थोड़ा सा आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा, ये जो नॉइज आ रहा है, यू हैव टू ध्यान देके सुनना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर का तो आपको याद आ जाएगा फर्मी एनर्जी क्या है, फर्मी लेवल क्या है, और बैंड गैप, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स क्या है। आपने सुना होगा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, उसका डिटेलिंग है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ऑलरेडी यू हैव डन इट इन 12th स्टैंडर्ड। ये रिपीटेशन है कि एनर्जी बैंड गैप में कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो। गुड कंडक्टर्स ओवरलैप होता है एनर्जी बैंड, सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड गैप रहता है, इंसुलेटर में तो बहुत ज्यादा होता है। देन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मी एनर्जी, ये पोर्शन है, बहुत छोटा सा पोर्शन है और इस छोटे पोर्शन पे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, बेसिक आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ मेटल्स। Excuse me, sir. Yes. Sir, Yes. हाँ can मैम। I make someone else co-host? Pardon मैम? Can I make someone else co-host? Yes So please, that- yes please, yes please, you can do so. Any student, you can, किसको बना रहे हैं आपको host? Anyone who want to volunteer, please? Yes, ma'am. Kumkum? ये हमारा पहला टॉपिक है, बेसिक आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ मेटल्स। मींस we all know that metals are very good conductor of electricity. Metals, they are very good conductor of electricity. Insulators are very bad conductor of electricity. But semiconductors are not very good and not very bad conductors of electricity. मेरा क्वेश्चन अगर आपसे है कि मेटल्स को हम हमेशा वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, व्हाट विल बी योर आंसर? यस, आंसर करिए। मेटल्स आर ऑलवेज वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैन यू आंसर दिस? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत, सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा क्यों होती है बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है तो ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा क्यों होती है? Because they have plenty of what? Free electrons. This is the main core idea कि metals को हम हमेशा good conductor of electricity क्यों कहते हैं? Because उनके अंदर बहुत सारे free electrons available होते हैं. So they have plenty of free electrons for conduction of electricity. Agreed? अब आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो, रिस्पॉन्ड करना सीखो, बातों का जवाब देना सीखो, क्वेश्चन पूछना सीखो। चुपचाप बैठ के यहाँ पे वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलेगा। यू शुड आस्क क्वेश्चंस एंड यू शुड रिप्लाई टू माय क्वेश्चंस। तो एनी डाउट इन दिस फर्स्ट स्टेटमेंट कि मेटल्स आर ऑलवेज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव plenty of free electrons for conduction of electricity. Am I right? Yes, sir. Okay. Let us go ahead to the second point. This is the first point. Let us go ahead to the second point. And the second point is why they have so many free electrons. Can you answer this? Anyone? कि ऐसा क्यों है कि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? Come on. Anyone with the answer? सर एटम क्लोजली पैक्ड रहते हैं सर उनसे। Yes, please. What you said once again? सर एटम क्लोजली पैक्ड रहते हैं सर उनसे, जुड़े हुए रहते हैं इसलिए। Atoms क्या करते हैं बेटा? ये एटम मैंने ड्रॉ किया। This is the structure of atom. ये जो बीच में छोटा सा सर्कल दिख रहा है, ZE लिखा है, क्या है कोई बताएगा? What is this ZE? ZE क्या है?
Ze आपका न्यूक्लियस है जिसपे Z एटॉमिक नंबर है और E उसके प्रोटॉन्स है। तो Ze का मतलब क्या होगा? Ze का मतलब है कितने सारे प्रोटॉन्स हैं, Ze नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाला। मुझे पता है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, बट फिलहाल हर न्यूक्लियस के अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स पे घूमते हुए क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर सजेस्टेड बाय रुदरफोर्ड एंड करेक्टेड बाय नील बोर। 12th में पढ़ा है आपने? 12th में पढ़ा है? ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसपे बीच में है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये जो आउटर मोस्ट है, इस ऑर्बिट को हम कौन सा ऑर्बिट कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट। और वैलेंस ऑर्बिट का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट। होता यह है कि मेटल्स में जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब आसपास का एनवायरनमेंट, तो ये जो सराउंडिंग है ये उसको हमेशा क्या सप्लाई करता है? सप्लाई हीट एनर्जी। इन एटम्स को हमेशा सराउंडिंग क्या सप्लाई कर रहा है? हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी कौन अब्सॉर्ब करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करने के बाद व्हाट हैपेंस? दे मेक अ आउटवर्ड ट्रांजिशन, मतलब लोअर ऑर्बिट से वो हायर ऑर्बिट पे जंप करते हैं। जैसे जैसे एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन और हायर ऑर्बिट पे जंप करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन और हायर ऑर्बिट पे जंप करेंगे। करते करते हो सकता है कि वो एक इनफाइनाइट ऑर्बिट पे चले जाए, और इनफाइनाइट ऑर्बिट पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इनफाइनाइट ऑर्बिट पे जाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा। आपको पता है that electrostatic force is inversely proportional to square of distance। अगर डिस्टेंस इंफिनिटी हुआ तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब जब जरूरत, जितनी इलेक्ट्रॉन को जरूरत है आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को, उतनी अगर एनर्जी उसको मिल गई सराउंडिंग से, तो इलेक्ट्रॉन इतने जोर से जंप करेगा कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड से बाहर चला जाएगा। मतलब वो अपने आप को क्या कर लेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से ऑर्बिट पे घूमने लगेगा? इनफाइनाइट ऑर्बिट। इनफाइनाइट ऑर्बिट मतलब फ्री। इस मैकेनिज्म से आपके पास मेटल्स में क्या मिलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई डू वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स? लिसन, बिकॉज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स द outermost orbit electrons of an atom are loosely bound to the nucleus। समझा मैंने क्या कहा? यस सर। यस, रिस्पॉन्ड दिया करो तुरंत। अगर मैं एक सिंगल एटम की बात करूं, मेटल का सिंगल एटम, तो सिंगल एटम का जो सबसे बाहर वाले शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 2 हो 4 हो, डिपेंड्स कि कौन सा मेटल आपने लिया है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं रहता है, वो वीकली अटैच्ड रहता है। और वीकली अटैच्ड होने के कारण जैसे सराउंडिंग से उसको एनर्जी मिली, वो अपने और हायर ऑर्बिट पे जंप करने की कोशिश करता है। और अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी जोर से जंप मारता है कि वो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके बाहर चला जाता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। और अगर उसके बाहर जाना है, मतलब कौन से ऑर्बिट पे घूमने लगता है? घूमता नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री कर लेता है अपने आप को। और ऐसे करके आपके मेटल्स में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। सो मैं अगर एक एग्जांपल लूं, अ स्मॉल पीस ऑफ मेटालिक वायर, a small piece of metallic wire, so what I will observe in this small piece of metallic wires, there are plenty of free electrons। ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया? These are free electrons। अच्छा, हो तो गए फ्री। अच्छा, फ्री होने के बाद क्या इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है? ऑफ कोर्स मिल रही है। कहां से? ये है ना सराउंडिंग। अरे भाई, सराउंडिंग एटम को भी एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी दे रहा है, और जो फ्री हो गया उनको भी एनर्जी दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेटल्स के अंदर पहले तो उनके इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी लेके अपने आप को फ्री कर लिया, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ मेटल। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन को सराउंडिंग छोड़ तो नहीं रहा, वो उनको भी एनर्जी दे रहा है। अब मुझे आप बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो चुका है, उसको और एनर्जी मिल गई एक्स्ट्रा, तो क्या करेगा? वो
यस, एक इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी फ्री है, उसको कोई बाइंडिंग नहीं है, उसको कोई न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने फिर से उसको एनर्जी दे दी, आपने मतलब सराउंडिंग दी, तो क्या करेगा? कम ऑन, वो ये दूसरे चीज पढ़ी है आपने? ट्राई करेंगे, यस, दूसरे इलेक्ट्रॉन से अटैच होने की ट्राई करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो मेरा आंसर क्या रहना चाहिए? रैंडम मोशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है ना, हीट एनर्जी जो मिल रही है, एनर्जी लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेगा, मतलब रैंडम मोशन करेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एवरी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा, मतलब कोई पता नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, रैंडम मोशन करेगा विथ रैंडम वेलोसिटी, विथ रैंडम वेलोसिटी, जिसको आप वीआर लिख सकते हो। और वीआर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वीआर का मैग्नीट्यूड इज अराउंड 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और ये भी याद रखना, ये रैंडम वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कि पहला कि भाई मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। दूसरा, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जब एनर्जी मिलती है, आप सॉरी, इतने इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? तो हमने कहा सराउंडिंग ने एनर्जी दिया एटम्स को। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी मिला सारे एटम्स को, सबसे पहले एनर्जी किसने अब्सॉर्ब किया? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन ने। और अब्सॉर्ब करके उन्होंने हायर ट्रांजिशन किया, मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप किया। और अगर सफिशिएंट एनर्जी मिला तो हो सकता है ये अपने आप को फ्री भी कर ले। आपको याद होगा 12th स्टैंडर्ड में, ये फ्री करने वाली जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो फ्री होने वाली एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी अगर मुझे मिल गई तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को आयोनाइज कर लेगा, रादर एटम अपने आप को आयोनाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री बनेगा और ये एटम पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। और न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को फ्री कर लिया है, तो इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया है, सो डिटैच हो जाएगा। डिटैच हो जाएगा मतलब एक सिंगल एटम जो न्यूट्रल था वो फूटेगा और इधर इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और दूसरा बनेगा पॉजिटिवली चार्ज आयन। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी कंटिन्यूसली मिल रही है। ये एनर्जी से होगा क्या? ये एनर्जी जैसे मिलेगी, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेगा, दे विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली। सो इन अ रैंडम मोशन दे मूव विद अ रैंडम वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेलोसिटी? रैंडम वेलोसिटी इज 10⁴ मीटर पर सेकंड। Any question up to this? No, sir. Okay, let us go ahead. Random motion. अब एक दिक्कत है इस रैंडम मोशन का, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर लेना है तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन गो अहेड। दिस इज द थर्ड पॉइंट, नाउ यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए अपन आगे बढ़े। लेट अस गो अहेड विद द पॉइंट नंबर 4। लेट अस इन डिटेल, लेट अस अंडरस्टैंड ये जो रैंडमनेस है उसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम बिहेवियर है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिया है एक मेटल, यू कैन से अ मेटालिक वायर, और इस मेटालिक वायर में ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, देखो सब रैंडमली ट्रैवल कर रहे हैं विद स्पीड वी। ये रैंडम वर्ड का मतलब क्या है? रैंडम मोशन वर्ड का मतलब क्या है? रिमेंबर, रैंडम मोशन वर्ड का मतलब है कि इसके अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रैंडम मोशन से होगा क्या? रैंडम मोशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन, number of electrons traveling in any direction at any instant of time will have same number of electrons in opposite direction during that time.
इससे आपको क्या समझा इस स्टेटमेंट से कि रैंडम मोशन में क्या होता है कि किसी एक डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं राइट किसी एक इंस्टेंट में, उसी समय 10 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे किधर ट्रैवल करते हुए, लेफ्ट। अगर 50 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं अपवर्ड, उसी समय 50 इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रैवल करते हुए मिलेंगे, डाउनवर्ड। अगर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 100 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए मिलेंगे। ये है रैंडम बिहेवियर। और इसी रैंडमनेस के कारण, इसी रैंडम मोशन के कारण मैं कहता हूं कि द नेट, दिस इज पॉइंट नंबर 4, द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, net flow of electric charge in any one direction, is how much? आप अग्री करोगे कि वो 0 है? 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, 10 इलेक्ट्रॉन राइट। डोंट यू थिंक ये दोनों का डायरेक्शन उल्टा होने से दे विल कॉम्पनसेट ईच अदर? Yes, sir. 50 electrons up, 50 electrons down, they compensate. 100 इलेक्ट्रॉन्स नीचे, 100 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, दे कॉम्पनसेट। इसीलिए इस रैंडमनेस की वजह से इसी मेटल के अंदर नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कितना होता है, 0। और नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट I is equals to 0. Understood this point number 4? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज द चार्जेस आर मूविंग रैंडमली। और रैंडम मोशन के कारण क्या होता है, सब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल। तो किसी भी मेटल के अंदर हमेशा आपको ऐसे मूवमेंट मिलेगा, हमेशा मतलब 0 केल्विन को छोड़ के। 0 केल्विन में इलेक्ट्रॉन्स नेवर मूव, पूरी एक्टिविटी खत्म हो जाती है 0 केल्विन में, सारे अपने आप जगह पे चुपचाप बैठ जाते हैं, नो वन मूव्स इन 0 केल्विन। लेकिन हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर। You know how much is room temperature? Chemistry में पढ़ा होगा। The standard room temperature for India is around 300 Kelvin, 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, सराउंडिंग ढेर सारी एनर्जी सप्लाई करता है, सराउंडिंग के पास बहुत सारी एनर्जी है, वो सप्लाई करता है। और उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रैंडमली मूव करते हैं। और इस रैंडम मोशन के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होता, बिकॉज अभी जो मैंने कहा, लेफ्ट में जितना करंट, राइट में उतना करंट, ऊपर जितना करंट, नीचे, तो सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। सो व्हाट इज द नेट करंट? द नेट करंट फ्लोइंग इज 0। लेकिन खास बात, ये जो रैंडम वेलोसिटी है, इसका ऑर्डर देख लेना, वेरी हाई स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड एंड दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। अंडरस्टूड? Yes, sir. Point number 4, take a screenshot. मिटा दो? Yes, sir. Great. Now, point number 5 after this. Point number 5 after this. कि अगर if we apply an electric potential difference, if I apply an electric potential difference to a metallic wire मतलब piece of metal, what will happen? By using a cell or a battery, ये हमने पहले पढ़ा 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में। तब देखते हैं क्या होता है। ये वही पीस ऑफ मेटल है और उसी मेटल पीस में मैंने बाहर से एक बैटरी या एक सेल लगा दिया है, V वोल्ट ये सप्लाई कर रहा है। You tell me what is going to happen. अब तो आपको समझ भी रहा होगा इसका मतलब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। ये कौन सा मोशन ड्रॉ किया है इलेक्ट्रॉन का? अभी तो मैंने बताया ये कौन सा मोशन है इलेक्ट्रॉन का, रैंडम मोशन। रिस्पॉन्ड करते रहो बेटा, रैंडम मोशन 10⁴ मीटर पर सेकंड। अब मैंने क्या किया, आपको बाहर से सेल दे दिया और आपने प्लग की इंसर्ट कर दिया। आपको पता है ना ये प्लग की का सिंबल है, स्विच है ये स्विच। Yes, sir. स्विच ऑन कर दिया। अब देखते हैं स्विच ऑन करने से क्या होगा।
because of the external potential difference, because of the external potential difference V volt, ध्यान से देखिए, an electric field sets up inside the metal. क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप इनसाइड द मेटल. जैसे आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, अंदर में इमीडिएटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसने अंदर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड offers electric force to the electrons. This electric field offers electric force to the electron, and that force is given by E into E. Formula याद है electrostatics का? Force acting on an electron is E into E. That is electric charge into electric field. Due to this, electrons rather free and randomly moving. समझ में आ रहा है मेरा इंग्लिश? फ्री और साथ साथ वो रैंडम भी मूव कर रहे हैं. Due to this, free and randomly moving electrons starts, ध्यान से देखना, drifting, नया वर्ड, starts drifting towards the high potential end of electric field. क्या लिखा है मैंने? इस फोर्स के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो रैंडमली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, यहां पे चेंज कर रहा हूं, स्लोली टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब क्या हुआ? विथ एन एक्सीलरेशन. बताइए कितना फिजिक्स आपको आता है? मैंने ये एक्सीलरेशन वर्ड क्यों लिखा? मैंने क्यों नहीं लिखा वेलोसिटी? व्हाई आई सेड एक्सीलरेशन? एनीवन? किसी भी सिस्टम पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स क्या करेगा? पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा. तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको देखो इस तरफ क्या मिलना शुरू हो गया? ड्रिफ्ट मिलना शुरू हो गया. मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, ये जो ड्रिफ्ट मैकेनिज्म है ये किस तरफ होना शुरू हो गया? टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल, बिकॉज़ दीस आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. इसको एक अट्रैक्शन मिला, उस अट्रैक्शन से ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ और वो ड्रिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज़ फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन मिलना शुरू हुआ. किस तरफ वो खींचेगा, किस तरफ वो एक्सेलरेट होगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ने अपना आदत छोड़ दिया? इलेक्ट्रॉन की आदत थी रैंडम जाने की. इस ड्रिफ्ट के कारण क्या रैंडम आदत जो है उसकी रैंडम जाने की वो छूट गई या वो अभी भी है? आपको क्या लगता है? है सर. है, ऑफ कोर्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि बट द टेंडेंसी ऑफ रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स still remains. This is important to understand कि भाई आपका ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी थी ऐसे 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 जाने की, ये है उसका रैंडमनेस. लेकिन इधर आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया ड्रिफ्ट. ये रैंडमनेस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. और ये जो ड्रिफ्ट है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे. दोनों है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अब दोनों टेंडेंसी है. वो रैंडम भी जा रहा है बिकॉज टेम्परेचर उसको रैंडम ले जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ड्रिफ्ट कर रहा है. मैंने एक वर्ड लिखा है स्लोली. क्यों लिखा है? क्योंकि जो ड्रिफ्ट स्पीड है, जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. अमेजिंग. टेम्परेचर का दिया हुआ स्पीड 10⁻⁻+4 मीटर पर सेकेंड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ स्पीड 10⁻⁻⁴. ऐसा क्यों? प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट वेलोसिटी इतना स्ट्रांग है कि उसको उधर से खींच के लाना डिफिकल्ट है. एवरी इलेक्ट्रॉन जिद्दी है, हर एक इलेक्ट्रॉन जिद्दी है और इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो अपने डायरेक्शन में जाऊंगा, तुम चाहे कुछ भी करो.
तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन हूं, मेरी मर्जी है इधर जाने की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इधर खींच रहा है, तो मैं इतनी आसानी से थोड़ी जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। मेरा ये जो रैंडम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो उधर मुझे जाने ही नहीं देगा। इसीलिए ड्रिफ्ट जो है वो फास्ट नहीं होता है। ड्रिफ्ट इज वेरी वेरी स्लो मैकेनिज्म। यू कंपेयर ये 10⁻⁴ तो ये 10⁻⁻⁴। अंडरस्टूड? पॉइंट नंबर 5, Yes, sir. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिनिश्ड? Yes, sir. मेरे इस क्लास के स्क्रीनशॉट्स को आप ग्रुप में नहीं डालेंगे। जिसको जरूरत है उसको पर्सनल विंडो पे शेयर कर सकते हैं। नो वन विल पुट दिस स्क्रीनशॉट्स इन द ग्रुप। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, great. So we have understood the random velocity, a random behavior and drift behavior. ठीक है, ये हमारा कोर पार्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स का। बेसिक्स ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, वो कब रैंडम जाता है, कब वो ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट होता है तो क्या रैंडम जीरो होता है? ऐसा नहीं है, रैंडम तो हमेशा रहेगा। टेम्परेचर तो हमेशा है, वो हर इलेक्ट्रॉन को रैंडमली इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है, उसको ड्रिफ्ट कर रहा है। इसलिए उस वेलोसिटी का नाम हमने क्या दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. अब चलते हैं कुछ बेसिक आइडियाज की तरफ। बेसिक आइडिया में पॉइंट नंबर 6 रहेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। What is electrical resistance? Whenever we have current flowing in a conductor, whenever we have a current flowing in a conductor, opposition जो current, electric current को जो opposition offer करता है उसको हम कहते हैं electrical resistance, which is denoted by R. ठीक है? You know Ohm's law? Yes, I think we all know Ohm's law. So tell me, what is Ohm's law? If I give you a piece of wire जिसका resistance R है, जिसका length L है, जिसका area of cross section A है और जिसके मटेरियल की resistivity rho है, ये सब पहचाने हुए टर्म्स हैं आपके। ऐसा कोई टर्म जो आपको याद नहीं आ रहा हो? What is capital R? Resistance. What is small l? Length. What is A? Area of cross section. And what is rho? The resistivity of the material used. अगर ऐसा है और अगर आपने बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है V और इसके कारण एक करंट अंदर फ्लो कर रहा है, दैट इज I. इस करंट को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट. This current is known as conventional current, denoted by I. So what is Ohm's law? You know Ohm's law. V is equals to IR. IR. फिर आपने पढ़ा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, याद आ जाएगा, डोंट वरी। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहता है that resistance of a wire is directly proportional to length. Resistance of a wire is inversely proportional to a cross sectional area. और उसी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R is equals to rho L by A. याद आया 11th में पढ़ा हुआ फॉर्मूला? Yes, sir. Resistance of a wire is given by rho into L upon A. Rho is resistivity of the material, L is length and A is area of cross section. ठीक है? यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो फिर मुझे R कितना मिलेगा? R की जगह मैं डाल दूंगा rho L by A. यहां से मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करूंगा, थोड़ा कुछ चेंज करूंगा और चेंज करके V के नीचे L ले आऊंगा, I के नीचे A ले आऊंगा और रो को बिल्कुल अलग रखूंगा, जिससे मुझे एक नया फॉर्म मिलेगा ओम्स लॉ का। देखते हैं कैसे। V by L, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड आई थिंक वी ऑल नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, V by L। तो मैं V by L को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? E. व्हाट इज कैपिटल E? Remember, capital E is the electric field. Capital E is the electric field. ये जो टर्म है I by A, इसको हम कहते हैं I by A. This is known as, yes, current density.
This is known as current density and this is denoted by J. So I by A is always J. That is current density. अगर मैं substitute करूं तो मुझे मिलेगा E V by L की जगह, I by A की जगह J rho. ये भी किसका फॉर्मूला है? This is also a formula for Ohm's law. लेकिन इसको हम कहते हैं microscopic Ohm's law. This is called microscopic Ohm's law because ये जो term है J, ये जो term है rho, these are microscopic terms. Whereas ये जो term है I, current, R, resistance, these are macroscopic Ohm's law. Term macroscopic Ohm's law. Macroscopic बड़े टर्म्स है इसलिए इसको मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ कहते हैं और ये स्मॉल टर्म्स है दैट्स व्हाई स्मॉल मतलब टर्म्स रिलेटेड टू स्मॉल चार्जेस दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक टर्म्स सो इट इज माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ लेकिन हमने एक टर्म और भी पढ़ा है दैट रो इज इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा व्हाट इज सिग्मा कंडक्टिविटी तो फिर E इज इक्वल्स टू J बाय सिग्मा या फिर J इज इक्वल्स टू सिग्मा E ये भी आपका कौन सा ओम्स लॉ कहलाता है माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ दिस इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ रिमेंबर J is a vector and E is a vector so what is the relation in a vector form the Ohm's law is written as J is equals to sigma E This is vector form. अब आपको करना क्या है अब इस डेरिवेशन में where यहां से शुरू करना है R क्या है L क्या है A क्या है सिग्मा क्या है E that is E क्या है फिर रो है सिग्मा ये एक के बाद एक सारे टर्म्स आपको लिख डालने हैं जो जो हमने यूज किया टेक अ स्क्रीनशॉट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ले लिया स्क्रीनशॉट Yes, sir. okay let us go ahead now can we go ahead Yes, sir. आपको जब पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है ना ये कुछ जाना पहचाना सा है हमने कभी तो भी सुना होगा इस बारे में Yes, sir. आपने अगर JEE की पढ़ाई की होगी या MHCT के लिए पढ़ा होगा तो ये आ जाता है बेसिक्स या बेसिक आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल ये वहां पे पढ़ते हैं NCERT में इंक्लूडेड है ये पोर्शन हम फिर से पढ़ रहे हैं सो रेजिस्टेंस रो L by A Ohm's law V is equals to IR Ohm's law हमने अभी पढ़ा क्या पढ़ा J is equals to E rho और E is equals to नहीं J is equals to E rho पढ़ा या J is equals to E sigma पढ़ा yes Sigma, sir. E is equals to J rho and J is equals to E sigma ये एक्सप्रेशंस हमने कर लिया अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिक आइडिया फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स रेजिस्टेंस पढ़ लिया ओम्स लॉ के वो तीनों टर्म्स मतलब तीनों एक्सप्रेशंस हमने पढ़ लिया अब अपन अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दैट इज पॉइंट नंबर 7 अंडर दिस बेसिक आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड दैट इज expression for J. What is J? Current density in terms of VD. What is VD? Please, what is VD? Drift velocity. Expression for J in terms of VD, that is drift velocity. या आप ऐसे कर सकते हो एक्सप्रेशन फॉर वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ जे बात एक ही है सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन समझिए इसका लेट n be the number density of free electron
in a metal. इसका क्या मतलब हुआ? n with the number density of free electron in a metal. इसका मतलब ये हुआ कि n क्या है? n है number of free electrons per unit volume. Understood? एक एक टर्म समझते जाइए, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप कभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. Let n be the number density of free electrons in a metal, मतलब number of free electrons per unit volume, that is n. तो ये अगर मेरा मेटल है, छोटा सा मेटालिक वायर है, उस मेटालिक वायर में ध्यान से देखिएगा, ये अगर मेरा छोटा मेटालिक वायर, इस मेटालिक वायर का लेंथ है स्मॉल l, इस मेटालिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, और इसके अंदर प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो मैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालूंगा? कैपिटल N मान लेते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यहां से देख लो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा? n into volume. Number of free electrons कितना आएगा? n into volume. So what is volume of this wire? Is it area into length? भाई यूनिट वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो पूरे वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? समझा? n into a into l, number of free electron per unit volume into volume. And therefore total free charge available in that volume कितना होगा? टोटल फ्री चार्ज अवेलेबल इन दैट वॉल्यूम. भाई हर एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज है E, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए इतना, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इट इज n, इट इज E, इट इज a into l. मतलब मैंने क्या किया? NaL था नंबर, उसके साथ E मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या मिल गया? टोटल चार्ज. समझ में आया? Yes, sir. What is current, by the way? Can you tell me? Electric current. अब तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे ना, क्योंकि मान लेते हैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है. ये डायग्राम जो पहले ड्रॉ किया था उसी का कंटिन्यूएशन है. यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया था ना, वही डायग्राम है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव. सो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? आई नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, है ना? तो what is the expression for electric current? It is N A L E upon T. देखिए कितना अब सिंपल हो गया. इसके बाद L upon T, distance upon time, इसी को आप क्या कहते हैं? VD. And what is VD? VD को हमने कहा है drift velocity, है ना? ये VD drift velocity, distance upon time. तो फिर current is equals to N E A into VD. N E A, L upon T क्या है? Is VD. तो फिर यहां से अगर मैं A को नीचे लेके आ जाऊं तो मुझे मिलेगा I by A. We all know that I by A is equals to J. So it is NE VD. So final expression VD is equals to NE A VD आएगा. Sorry, A चला गया, NE VD आ जाएगा. So VD is equals to J upon NE. This is the expression. क्या था हमको? कौन सा expression निकालना था? Expression for VD in terms of J. So this is drift velocity in terms of J. This is drift velocity in terms of J. Take a screenshot, please. Point number 7. Done, sir. मिटा दो. Yes, sir. Yes, अब sir. देखिए इस फॉर्मूले में एक और चीज ऐड हो गई और वो है VD का एक्सप्रेशन. व्हाट इज VD?
J upon N. समझ में आ रहा है? बेसिक्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी। मुझे एक एक करके ये चीज डिराइव करते चले जाना है। रेजिस्टेंस डिराइव करना है, ओम्स लॉ डिराइव करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ J डिराइव किया हम ने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ क्या डिराइव किया? J डिराइव किया। पॉइंट नंबर 8, अब एक नई टर्म, माइक्रोस्कोपिक टर्म, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डिनोट करेंगे म्यू ई से। दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो वर्ड है मोबिलिटी, इस वर्ड का मतलब है ईज ऑफ मोशन, कितनी आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। डोंट वरी, आई विल रिपीट एवरीथिंग टुमारो। मोबिलिटी मींस ईज ऑफ मोशन। देखिए, मुझे पता है, वी नो दैट वीडी का एक्सप्रेशन कितना है? J upon N, मानते हो? Therefore, J का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? NeVd. Very simple. By microscopic Ohm's law. By microscopic Ohm's law. मेरे स्क्रीनशॉट्स को आप कॉपी में लिखेंगे सबके सब। लिखने के बाद पढ़ेंगे तो देखना कितना आसान है। अभी लग रहा होगा कुछ याद नहीं आ रहा है। सिंपल डेरिवेशंस में कर रहा हूं मैं। डेरिवेशंस में कोई डिफरेंशिएशन, कोई इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहा हूं मैं। एकदम सिंपल डेरिवेशंस कर रहा हूं। वेरी वेरी सिंपल डेरिवेशंस। व्हाट इज ओम्स लॉ? मुझे याद है, आपको भी याद होगा। यहां से देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। भाई थर्ड वाला ओम्स लॉ क्या कहता है, दिख रहा है? G is equals to E sigma. J is equals to E sigma. तो J है NeVd is equals to E sigma. Understood? Yes, sir. Sure. तो इसमें देखिए सिग्मा का एक्सप्रेशन क्या होगा? What will be sigma? It is NeVd by E. Vd अलग अलग नहीं है ना, V के सफिक्स में D। Sigma is equals to Ne mu. So mobility is Vd by E. It is a constant and it is defined as drift velocity per unit, drift velocity per unit applied electric field, Vd upon E. इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, मोबिलिटी। सो मोबिलिटी का डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज हाउ वी डिफाइन मोबिलिटी। और आपको देखो कंडक्टिविटी मिल गया। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी? इट इज n टाइम्स E. व्हाट इज n? व्हाट इज E? What is n? What is E? It is number volume of electron, charge of electron, and mu is mobility of electron. Mobility of electron. What was the name of the topic? आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था? बताओ मुझे जल्दी। बताओ मुझे जल्दी। आ गया कंडक्टिविटी? आपको पढ़ना था ना कंडक्टिविटी। तो ये है फॉर्मूला कंडक्टिविटी का। सिग्मा को हम क्या कहते हैं? सिग्मा को हम कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। आपको करना ये है कि ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो 8 स्क्रीनशॉट्स आपने लिया है, टेक अ कॉपी, उसका हेडिंग दीजिए और एक के बाद ये 8 पॉइंट्स, 8 डेरिवेशंस आप उस कॉपी में लिख लीजिए। जैसे आप लिखेंगे देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि पहले हमने रेजिस्टेंस निकाला, फिर हमने निकाला ओम्स लॉ, फिर ओम्स लॉ के 2 अलग अलग फॉर्म लिखे और उसके बाद निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद निकाला सिग्मा। एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज Ne into mu. This mu is another new term which is called mobility, which is drift velocity per unit electric field. Okay? Yes, sir. Fine. Thank you. I stop here today. See you tomorrow. ऐसे ही सिंपल है, ऐसे ही छोटे छोटे डेरिवेशन है, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। आपका ये पूरा यूनिट, आधा यूनिट आई मीन टू से, ऐसे ही छोटे छोटे डेरिवेशन पे खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ जो भी ऑर्गेनाइजर है, अभी कौन ऑर्गेनाइजर है इस मीटिंग का? सर मैं। बेटा नाम क्या है आपका? सर कुमकुम श्रीवास्तव।
कुमकुम, सो कुमकुम आप इसको ऑफ कर देंगे मीटिंग को. Okay, sir. Okay, thank you. See you tomorrow.